नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, यूपी में खतौनी विरासत को लेकर के एक नया अपडेट आया है। पुरानी व्यवस्था को खत्म करके एक नई व्यवस्था लागू की गई है। योगी सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है। इससे बहुत सारे गांव भी प्रभावित होंगे। निश्चित ही गांव वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है, लेकिन कुछ लोग के लिए बुरी भी साबित हो सकती है। किसके लिए, आइए आज की वीडियो में जानते हैं। साथ ही साथ में ये नई व्यवस्था क्या है, इसको डिटेल से समझेंगे। देखिए, ये ज़मीन में खसरा खतौनी ये सब वगैरह जो है अमूमन लोगों को समझ में नहीं आते हैं, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करूंगा आपको सीधे और आसान भाषा में समझाने का, जिससे बिल्कुल बेसिक तरीके से आप समझ सको कि ये खसरा क्या होता है, खतौनी क्या होता है, क्या ये नए नियम लागू किए गए हैं, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, क्या इफेक्ट इससे पड़ेगा। तो अगर आपके पास कोई खतौनी है, कोई खसरा में है हिस्सा है, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है, तो फिर आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे आपको, आपकी जमीन नजूल जमीन के अंतर्गत ना हो। वो क्या होता है वो भी मैं आपको एंड में समझाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी अपडेट्स मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। खैर चलिए, आप देखिए आर्टिकल आपके सामने है, अमर उजाला का आर्टिकल है कि अब खतौनी में घाटावार अंश का निर्धारण होने वाला है। राजस्व गांव में अब नहीं रुकेगा वरासत दर्ज करने का काम। हिंदुस्तान का भी आप आर्टिकल देख पाओगे। खतौनी और वरासत को लेकर के योगी सरकार का बड़ा फैसला आया है। पुरानी व्यवस्था खत्म होकर के नई व्यवस्था लागू की गई है। तो अभी ये ताज़ा अपडेट है, इसको मैं आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप समझिए कि जो प्रॉपर्टी होती है उसमें खसरा क्या होता है, खतौनी क्या होता है, घाटा संख्या क्या होता है। ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं इनको आप समझ लेंगे, तब आपको आगे वीडियो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। देखिए, जब भी आप कोई ज़मीन लेते हो कहीं पर भी, या मान लो हिस्सेदारी में आपको वरासत में मिलती है। और वरासत क्या होता है, वरासत मतलब आप समझो विरासत समझ लो, या आपके पुरखे पूर्वज जो आपको अपना हिस्सा दे करके जाते हैं वो आपका वरासत हुआ। अब मान लीजिए जैसे आपके पिताजी के नाम कोई ज़मीन थी, आपके पिताजी आपके अपने बच्चों को देंगे, ठीक है। आपके 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, उनके बीच में ज़मीन का मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपको आपके विरासत से ज़मीन मिली, या उनकी जब डेथ हो गई, या फिर उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूट किया, तो आपको वो जो ज़मीन मिली उसे कहेंगे वरासत होना, ठीक है ना। तो आपको ये वरासत समझ में आया। अच्छा, अब कुछ और ज़मीन मान लो आप खरीदना चाहते हो, कोई ज़मीन का भूभाग हिस्सा खरीदते हो, तो अगर आप शहर के अंतर्गत आते हो, तब राजस्व विभाग से जो ज़मीन लोगे तो उसे आप कहोगे कि हमने प्लाट लिया, ठीक है ना, प्लाट खरीदा। यहाँ पर प्लाट नंबर होता है शहर में। लेकिन अब यही ज़मीन अगर आप गाँव में लेते हो, ग्रामीण इलाके में, तो मतलब आप जानते हो अर्बन का अलग नियम चलता है, रूरल का अलग नियम चलता है। तो अगर आप रूरल एरिया में लेते हो, ग्रामीण इलाकों में लेते हो, तो आपको जो ज़मीन का हिस्सा मिलता है उसका उसे खसरा हिस्सा कहते हैं, कहें कि खसरा मिलता है, आपको खसरा संख्या मिलता है। तो अब जो प्लाट के अलग अलग नंबर होते हैं, वही गांव में खसरा के अलग अलग नंबर के नाम से जाने जाते हैं। इसको आप और आसानी से समझो कि जब भी कोई ज़मीन होती है जो डिस्ट्रीब्यूट रहती है, या आप कहें कि ज़मीन का बड़ा हिस्सा रहता है, तो सबको हिस्से को याद रखने के लिए, भूभाग को, क्षेत्र को याद रखने के लिए उनको नंबर प्रोवाइड किए रहते हैं राजस्व विभाग के द्वारा। तो राजस्व विभाग जो नंबर दिया रहता है, तो उसे ही नंबर से हम लोग उसे याद करते हैं कि आपका कौन सा वाला हिस्सा है। नाम तो भाई सबका याद हो नहीं पाएगा, और नाम चेंज भी होता रहता है, कोई लोग मर गए, कोई जिंदा हो गए, कोई बेच दिए, कुछ भी हो, इसीलिए प्लाट का नंबर होता है। तो ऐसे ही जो प्लाट का नंबर उधर होता है शहरों में, ऐसे ही गाँव में होता है खसरा का नंबर। इसे खसरा नंबर कहते हैं या गाटा नंबर कहते हैं। गाटा संख्या भी सेम वही है, ठीक है। और अब इसके जो अकाउंट होल्डर होते हैं, जो खाता धारक होते हैं, जिनके नाम होता है, वो खाता संख्या होती है उसकी, ठीक है। अब देखो, खसरा जो है, खसरा और खतौनी में अंतर समझिए। खसरा जो होता है, ये मैंने आपको बताया कि भूखंड का नंबर होता है। कोई अगर कोई एरिया है, कोई ज़मीन है, कोई प्लाट है, उस प्लाट वो कितना बड़ा है, उस प्लाट के नंबर को दे दिया गया। मान लीजिए ये 41 नंबर का है, तो ये खसरा नंबर हुआ 41। लेकिन अब वो खसरा नंबर जो है किस व्यक्ति के नाम है, मतलब उसका मालिकाना हक किसके पास है, ये हक बताता है खतौनी, ठीक है। जमीन का हिस्सा तो हमें पता लग गया कि कौन सा है, उसके जरिए हम लोग, खसरा के जरिए हम लोग पता लगा पाएंगे कि वो किस गांव में पड़ता है, किस ज़िले में पड़ता है, नक्शा उसका क्या है, उस खसरे का मतलब कि वो भूभाग का नक्शा क्या है, किस एरिया में है, वो सब निकलवाना होगा, तो खसरा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहीं पर जब जानना होगा कि मालिकाना हक किसके पास है या कितने लोग पास है, तब ज़रूरत पड़ती है खतौनी की।
खतौनी क्या होता है? खतौनी होता है ये कि जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम है, ठीक है, सुमित मिश्रा। अब मेरे नाम को खतौनी है। अब मेरे नाम कोई खतौनी है मतलब कि एक डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट में ये मेंशन है कि हमारे पास कौन सी ज़मीन है, कहाँ कहाँ पर कितने कितने खसरा नंबर वाली ज़मीन है। अब मान लीजिए हमारे पास 5 ज़मीनें हैं, तो 5 ज़मीनों की खतौनी हमारे पास है, मतलब 5 अलग अलग खसरा नंबर वाले, अलग अलग घाटा संख्या वाली ज़मीनें हमारे पास हैं। ये बात आपको समझ में आई? तो खतौनी जो होती है वो उस व्यक्ति के बारे में, मालिकाना हक के बारे में बताती है कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। आप देखते हो अक्सर भी जब आप लोन वगैरह लेने जाते हो तो खतौनी मांगता है कि खतौनी हो तो भाई आप दिखा दो उस प्रॉपर्टी का, उसके बाद आपको उसी के बदले में लोन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो वो मालिकाना हक बताता है कि इस व्यक्ति के पास इतनी ज़मीनें हैं। लेकिन खसरा संख्या होता है वो ज़मीन का नंबर होता है। ये आपको दोनों समझ में आ गया? मालिक का नाम, स्वामित्व वाली कुल भूमि क्षेत्र और भूमि का राजस्व विवरण, ये सब रिकॉर्ड जो होता है ये लैंड डॉक्यूमेंट में होता है, जिसे खतौनी कहते हैं। ठीक है जी। अब जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेन देन करने जाते हो तो खतौनी का बड़ा रोल होता है। जब भी लोन वगैरह लेने जाते हो तब भी वहाँ पर खतौनी का अहम रोल होता है। अभी नया अपडेट क्या आया है? खतौनी और विरासत को लेकर के अभी एक बड़ी राहत दी गई है योगी सरकार के द्वारा। होता क्या है, हुआ क्या था कि अभी सारे डेटा जो हैं वो इंटरनेट पे अपलोड किए जा रहे हैं। जितने भी ज़मीनें हैं उनको प्रॉपर तरीके से एक रजिस्टर्ड नंबर दिया जा रहा है। जो भी ज़मीनें उत्तर प्रदेश में हैं उनका अंश निर्धारण किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी ज़मीनें किसके किसके नाम हैं। इस चीज़ को इंटरनेट पे डेटा अपलोड किया जा रहा है, जिससे जिससे कोई भी व्यक्ति अगर पर्सनली चेक करना चाहे तो तुरंत उसको चेक कर सकता है कि अभी एक किस व्यक्ति के नाम कौन सी ज़मीन है और इसका क्या स्थिति है, विवादित है, कोर्ट में केस चल रहा है, या अभी बेच दी गई है, बिकने वाली है, मतलब कि उस पर सब कुछ डिटेल रहेगा। ठीक है ना, विरासत किसके नाम क्या हुई है ये सब आपको मिल जाएगा डेटा। तो ये डेटा अपलोड हो रहा है पिछले कई दिनों से और ये नियम आ भी चुका है। लेकिन होता क्या था कि ये नियम चल रहा था ग्रामवार व्यवस्था के तहत। ये अंश निर्धारण चल रहा था कि जिसके जिसके नाम जो जो भी ज़मीनें हैं उसको यहाँ पर डेटा अपलोड किया जाए, अंश निर्धारण इसका किया जाए। लेकिन अब ये ग्राम वार हो रहा था पहले। तो ग्राम वार हो रहा था तो कई कई बार क्या दिक्कत आती थी कि अब मान लीजिए जैसे आपके गांव का नंबर आया, जैसे यूपी में बात करें तो यूपी में 1,06,666 गाँव का लगभग 7.62 करोड़ गाटों में अभी तक अंश निर्धारण चल रहा था। इसमें से 6.56 करोड़ का हो भी गया है। अभी बाकी हैं बहुत ज़्यादा, 1.06 करोड़ गाटों का अंश निर्धारण का काम शेष बचा हुआ है। लेकिन अभी इसमें होता क्या था कि जैसे आपके गांव का नंबर आया, अब आपके गांव में अंश निर्धारण हो रहा है, सारा डेटा जो है खतौनी का वो इंटरनेट पे अपलोड हो रहा है और सबका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से चेक करके किया जा रहा है। कौन कौन सी ज़मीन नजूल बिम है उनको भी छांटाई की जा रही है, कौन कौन सी ज़मीन आपकी है, कौन कौन सी किसकी है, वो सब पूरा डिटेल से वेरीफाई किया जा रहा है। लेकिन ये ग्राम वार होता था। जब ग्राम वार होता था तो प्रोसेस में टाइम भी लगता था कि चलो अब इस गांव का नंबर आया है, अब मान लीजिए आपके गांव का नंबर आया, अब उसी बीच में आपको कोई ज़मीन खरीदनी है या बेचनी है, या मान लो वरासत होनी है। वरासत मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए किसी पिता की कोई ज़मीन है वो बेटों में डिस्ट्रीब्यूट होनी है, या मान लो पिता की अचानक डेथ हो जाती है और फिर वो बेटों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो वो वरासत होनी है। लेकिन वो सब वरासत वाला काम या फिर कोई ज़मीन बेच रहा है, खरीद रहा है, उस टाइम पर सब कुछ रोक दिया जाता था प्रोसेस। क्यों? क्योंकि अभी अंश निर्धारण वाला काम चल रहा है। तो जब ऐसा स्थिति आता था तो गांव का मान लो जो भी प्रोसेस था वो रुक जाता था। अब आप जानते हो जब भी आप रजिस्ट्री कराते हो कोई ज़मीन तो फिर आपको थोड़ा सा समय दिया जाता है कि फिर उसके बाद खारिज दाखिल कराया जाए। इसी बीच लेखपाल वगैरह आ करके या बाकी लोग करके उसको वेरीफाई करते हैं कि वो ज़मीन सही है, अथेंटिक है कि नहीं है, कोई उसमें विवाद वगैरह तो नहीं है। अगर कोई विवाद वगैरह होता है तो आपका वो खारिज दाखिल या दाखिल खारिज जिसे कहते हैं वो रुक जाता है। ऐसे में दिक्कत आ जाती है। लेकिन अभी यहाँ पर जो नियम आया है इसके तहत क्या होता था, जब अगर अंश निर्धारण होता था तो उसी बीच में अगर कोई मान लो खरीद बेच रहा है या वरासत हो रहा है ज़मीन तो सारा काम रुक जाता था। तो
उसमें भी दिक्कत आ जाती थी, डिले हो जाता था प्रोसेस। तो अब सरकार ने क्या कहा है कि भाई अब ये जो अंश निर्धारण है ना, गांव वार लॉकिंग ना करके गाटा वार किया जाए। मतलब जो पहले गांव वार लॉक कर दिया जाता था कि चलो भाई अब इस गांव में डिस्ट्रीब्यूट होना है तो गांव को पूरा लॉक कर दो, अब इसमें कोई भी खरीद फरोख्त वगैरह कोई भी चीज़ नया अपडेट नहीं होगा, वो अब नहीं होगा। अब इसकी जगह पर गाटा वार कर दिया जाएगा। जैसे आपके गांव में कुछ ज़मीनें होंगी, उसमें भी आपका कुछ खसरा नंबर होगा, उस खसरा नंबर पर अगर मान लो इसका चल रहा है अंश निर्धारण, तो वही उस टाइम के लिए लॉक होगा। और उसको भी सिर्फ एक दिन के लिए कहा गया है कि जैसे एक गाटा का नंबर आया है तो उसको एक ही दिन में, उसके लिए निर्धारित समय है, एक दिन में ही उसकी व्यवस्था जो भी करना है प्रोसेस वो कंप्लीट करो, जिससे आगे कोई दिक्कत ना हो या ज़्यादा डिले ना हो चीज़। ठीक है, तो गांव वार लॉकिंग ना होकर अब गाटा वार लॉकिंग होगा, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, ये उन लोगों को समझ में आ रहा होगा चीज़ों को, जो इस प्रोसेस से गुजरे होंगे या फिर जिनको ये दिक्कत आई होगी। ठीक है, उनके लिए तो काफ़ी कामगार ये अपडेट हुआ होगा। खैर, गाटावार अंश निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपको तो नहीं करना है, आपको लेखपाल वगैरह के पास जाना है और उनसे संपर्क करना है। वैसे तहसीलदार के थ्रू ये होता है, वो क्या करेंगे, वो भूले वेबसाइट पर जाएंगे और एडमिन लॉगिन करेंगे, अपना जो उनका लॉगिन होगा वो करेंगे, तो उसके ज़रिए वो वहाँ पर उसको एक्टिवेट कर पाएंगे आपके गांव का, आपका गाटा का, अगर आपको ऐसा कोई प्रोसेस आता है तो। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर आपको जानना है कि आपकी ज़मीन या आप जहाँ पर रह रहे हो या आपके गांव में कोई ज़मीन है तो उसका क्या स्टेटस है, कितने लोगों ने उसको ख़रीदा है, किसके नाम है वगैरह वगैरह, तो आप उत्तर प्रदेश सरकार की एक भूलेख वेबसाइट है वहाँ पर जाइएगा। उत्तर प्रदेश भूलेख लिखिएगा गूगल पे, आपको सिंपली मिल जाएगी वेबसाइट। उस पर जा कर के अपना ज़िला, तहसील, गांव वगैरह चुन करके आप जाएंगे प्रॉपर तरीके से, तो आपको अगर गाटा पता है, गाटा संख्या, तो गाटा संख्या डाल करके सर्च कर लो, वरना उसमें और भी ऑप्शन होते हैं नाम से वगैरह भी सर्च करने का, तो आप सर्च कर सकते हो और उसमें पता लगा सकते हो कि आप वाला जो हिस्सा है, आप जहाँ पर रह रहे हो या आपकी जो ज़मीन है या फिर जिस भी ज़मीन के बारे में जानना चाहते हो डिटेल, वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी कि वो अभी किसके किसके नाम है या कितने लोगों के नाम उसमें अभी हैं। ठीक है, कौन सी ज़मीन का स्टेटस क्या है, बिकी है कि नहीं बिकी है, बिकी है तो किसके नाम बिक गई है, ये सब जानना ज़रूरी होता है। कई बार मौके पर काम लगता है, तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपकी ज़मीन नजूल की ज़मीन है कि नहीं, इसको कैसे पता करेंगे, और ये क्या होता है, नजूल होता क्या है, नजूल की भूमि है या नहीं है, इसको कैसे पता करेंगे, ये सब जानने के लिए एक मैंने आपको वीडियो बना करके दी थी, लगभग 20 लाख लोग उसको देख चुके हैं, 2 मिलियन से ज़्यादा लोग उसे देख चुके हैं। आप भी चैनल पर जा करके उसे देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको समझाया है प्रॉपर तरीके से कि नजूल की ज़मीन होती क्या है। ठीक है, वैसे मैं मोटा मोटा यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, जिन ज़मीनों का कोई लेखा जोखा नहीं होता है वो नजूल की संपत्ति मानी जाती है। सरकार एक बिल भी लाने वाली है नजूल पर, और उत्तर प्रदेश की सरकार, और इसको लेकर के बड़ा भूचाल मचा था, यहाँ तक कि मतलब बीजेपी गवर्नमेंट लाने जा रही है बिल, और बीजेपी के ही खेमे में कुछ विधायक जो हैं इसके एंटी हो गए थे। ठीक है, 2 फाड़ में हो गए थे। तो खैर, उसको मैंने उस वीडियो में डिटेल समझाया है, आप जाकर के वीडियो को जरूर देखिएगा। नए विधेयक में पट्टा और लीज व्यवस्था खत्म हो जाएगी, इससे राज्य सरकार ऐसी ज़मीनों पर पट्टा या लीज पर देती है, और वो पट्टा व्यवस्था खत्म करने की बात की जा रही थी इस बिल में, जो नया बिल नजूल को लेकर आने वाला है। और मैं वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, आप उसको अच्छे से देख लेना, यहाँ पर कार्ड बनकर आ रहा होगा, इस पर भी क्लिक करके आप नजूल को समझ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है आपको, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे शेयर कीजिए अपने यार दोस्त के पास भी, और आप आज ही जाकर के भूलेख उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर चेक कीजिए कि आपके यहाँ के आसपास की ज़मीन का स्टेटस क्या है। थैंक यू सो मच। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।